गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लगातार क्लास ले रहे हो, लेते भी हो, और कुछ बच्चे कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि जब वो ऑफलाइन में भी लगातार क्लास नहीं ले सकते तो ऑनलाइन में तो क्या खाक लेंगे क्या। तो आपसे एक बात बतानी थी आपको, या बात कहनी थी, ऐसे मान सकते हो आप, कि आपका जो YouTube चैनल है हमारा, इस YouTube चैनल पर जो क्लासें आती है उसका आप कमेंट किया करो। बहुत अच्छी बात है कमेंट करते हो तो, लेकिन कमेंट आप जब वीडियो आता है उसी समय कमेंट करते हो, उसी समय उस वीडियो को देखकर उसी समय आप कमेंट करते हो, तो हमारे लिए भी प्रॉफिट रहता है और आपके लिए भी प्रॉफिट है, क्योंकि हम अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। आपने कुछ गलती की है तो उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई दोबारा बताइए, तो आप उसी समय तो आपका वीडियो अपलोड हो सकता है, लेकिन बाद में यदि 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन कोई 10 दिन बाद में कमेंट कर रहा है कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए, ये क्या हुआ। अब कुछ बच्चे जैसे अभी वीडियो आ जाता है 7:30 बजे, वो रात को 9-10 बजे, कुछ बच्चे तो जैसे परसों का वीडियो था तो आज कमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप तुरंत कमेंट कीजिए और तुरंत आंसर दीजिए। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगी कुछ स्टूडेंटों की कि वो क्लास नहीं ले पाते हैं, जिस समय क्लास अपलोड होती है उस समय क्लास नहीं ले पाते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनके लिए रियायत है, दूसरे दिन दे दीजिए, लेकिन जितना हो सके आपको कमेंट का जो आंसर देना है या कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो वो तुरंत आप जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसी समय देख कर उसे दीजिए, ठीक है। और अब देखो, जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था मौसम जलवायु, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तापमान के अंदर तापमान की हमने बात कर ली थी कि कौन कौन से सूत्र होते हैं, किस प्रकार से हम केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं। ये चीज़ें आपको अभी काम में नहीं आएगी जो फ़ारेनहाइट और केल्विन में। कभी कभार तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए, या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का सूत्र पूछ लिया जाता है। लेकिन जो आपका पशुपालन हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जैसे फ़ारेनहाइट में दे दिया आपको, आपने फ़ारेनहाइट में याद कर रखा है पशु का तापमान 104 डिग्री, 103 डिग्री, 102 डिग्री, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो इसमें याद कर रखा आपने, और आपसे पूछा जा सकता है कि चलो इसका बताओ डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान होगा। जैसे मुर्गी का तापमान पूछ लिया जाए आपसे, भेड़ बकरी का पूछ लिया जाए, भैंस का पूछ लिया जाए आपसे तापमान, और या फिर मान लो दे दिया जाए आपने फ़ारेनहाइट में याद कर रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से भैंस का टेम्परेचर होगा 30, 31, 37, 35, जितना भी है वो ऑप्शन दे दिया जाए, तो वहाँ पर आप क्या करोगे। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको यदि सूत्र पता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो यदि ये सूत्र आपके पास अवेलेबल है, याद है, आप उसी समय आप उसको निकाल कर वहाँ पर सोल्व करके आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट जाएगा। तो ये सूत्र आपके वहाँ पर काम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी जो तापमान चल रहा था उसमें तापमान में हम देखते हैं कि कुछ तापमापियाँ होती है, तो तापमापियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं आज। कुछ तापमापियाँ होती है, एक तो होता है थर्मामीटर, सिंपल सा थर्मामीटर होता है, ठीक है। एक होता है आपका लैब का थर्मामीटर, और एक होता है जो आपकी शरीर का टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है, जैसे पशुओं का टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है तो वो थर्मामीटर होता है। तो थर्मामीटर के बारे में आम लोग सब लोग जानते हैं कि थर्मामीटर किस काम में आता है, ताप ज्ञात करने के लिए। अब 1 नंबर 2 नंबर आता है अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी, और एक आती है आपकी न्यूनतम। अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी। अब यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमापी है, तो तापमापी का मतलब होता है तापमान ज्ञात करने का, ये तो आप लोग बता ही दोगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर तापमापी आ गया है शब्द में ही, तो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी, इसके बारे में तो आप लोग आराम से बता दोगे। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो दिन का अधिकतम तापमान होता है वो कितनी बजे होता है? अधिकतम तापमान एक दिन का, और दिन का एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, 24 घंटे। दिन का अधिकतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान कितनी बजे होता है? दिन का अधिकतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान। अब एक दिन में अधिकतम भी होगा और एक दिन में न्यूनतम भी होगा, क्योंकि रात के समय तो क्या हो जाती है, बिल्कुल ठंड बढ़ जाती है, और दिन के समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो अधिकतम तापमान है दिन का वो तो ज्ञात करना है 2 PM पर। कितने PM पर? 2 PM पर। और दिन का न्यूनतम तापमान आपको ज्ञात करना है 4 AM पर, मतलब सुबह के 4 बजे न्यूनतम तापमान होता है, और शाम के 2 बजे क्या होता है, यहाँ पर अधिकतम तापमान होता है। फिर इसके बाद में 2 बजने के बाद में तापमान में क्या आती है, गिरावट दर्ज की जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम तापमान, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अधिकतम तापमापी होती है, अधिकतम तापमापी होती है, तापमापी इसमें क्या भरा होता है? क्या भरा होता है? इसमें पारा भरा होता है, मरकरी जिसे आप लोग बोलते हो, क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। पारे की क्या विशेषता होती है? ये ताप पाकर फैलता है। ये चीज क्लियर है आपके? थोड़ा सा वीडियो में कुछ गड़बड़ चल रही है, क्या है इसका मतलब? यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, अब नहीं होगी। हाँ, तो अधिकतम तापमापी में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। और न्यूनतम तापमापी जो होती है इसके अंदर क्या भरा होता है? इसमें एल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है? एल्कोहल भरा होता है। और इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। पारे की क्या विशेषता होती है? ये तापमान पाकर फैलता है, जबकि ठंडा होने पर सिकुड़ता नहीं है। बहुत कम मात्रा में सिकुड़ता तो है, लेकिन इतनी कम मात्रा में नहीं सिकुड़ पाता है। इस वजह से पारा ऊपर के ऊपर रुक जाता है, जिससे हम अधिकतम तापमान ज्ञात कर सकते हैं। न्यूनतम ताप, जैसे आपने देखा होगा थर्मामीटर होता है, उसको क्या किया जाता है, जैसे मुंह में ले लिया आपने, जैसे बुखार हुई होगी आपके और उसमें डॉक्टर ने आपको मुंह में दिया होगा, ठीक है, तो आपने आपके मुंह में दिया होगा, तो उसके बाद में डॉक्टर ने जब मुंह में देता है उससे पहले क्या करता है, वो उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे करता है, जिससे क्या होता है, पारा उसका नीचे खिसक जाता है। फिर इसके बाद में आपके मुंह में दे दिया जाता है और उसके बाद में 1 मिनट तक आपका टेम्परेचर नोट किया जाता है और उसके बाद में बाहर निकाल कर उसको देखा जाता है। तो इसमें तो अधिकतम तापमान में तो क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। और इसमें न्यूनतम तापमापी में क्या भरा होता है? आपका एल्कोहल भरा होता है। क्या भरा होता है? एल्कोहल। और एल्कोहल की विशेषता होती है, ये ठंड पाकर क्या होता है? सिकुड़ता है। क्या होता है? ठंड पाकर सिकुड़ता है, जिसके कारण एल्कोहल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और उसके बाद में इसमें क्या लगी होती है? कुछ गुंडी लगी होती है। गुंडी मतलब बल्ब सा लगा होता है, जिसके कारण ये जो एल्कोहल होता है ये टेम्परेचर पाकर वापस नहीं फैल पाता है, और जो पारा होता है वो टेम्परेचर कम होने पर सिकुड़ नहीं पाता है। वो जो आपके बल्ब सा सिस्टम होता है वो क्या कर लेता है? उसको रोकने का कार्य करता है ऊपर की ऊपर। इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर बताते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कंप्लीट हो गए। आपको यहाँ पर दिन में अधिकतम तापमान 2 बजे 2 PM पर और न्यूनतम तापमान दिन का 4 AM पर देखा जा सकता है। इसके बाद में मर्दा तापमापी, मर्दा तापमापी, इसके द्वारा मर्दा का तापमान ज्ञात किया जाता है। फिर थर्मोकपल, थर्मोकपल, और थर्मोकपल के द्वारा भी क्या किया जाता है? मर्दा का ही तापमान ज्ञात किया जाता है। मर्दा तापमापी होती है, ये भी क्या होती है? मर्दा का तापमान ज्ञात करने वाली यंत्र होता है थर्मोकपल। 5 हो गया। इसके बाद में छठा आता है आपका, देखो, अधिकतम न्यूनतम। थर्मामीटर सामान्य रूप से थर्मामीटर है, इसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो आता है अधिकतम तापमापी हो गया, न्यूनतम तापमापी। अधिकतम न्यूनतम तापमापी दोनों ही किसमें? एक में तो पारा भरा होता है, एक में अल्कोहल भरा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिन के कौन से समय में अधिकतम होता है, दिन के कौन से समय में न्यूनतम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर,
इंफ्रारेड थर्मोमीटर होता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर क्या कार्य करता है? यहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या कार्य करता है? पत्ती का ताप ज्ञात करता है। लेकिन पत्ती का ताप भी कैसे ज्ञात करता है? ये बिना संपर्क में आए, संपर्क के बिना, मतलब पत्ती को छुए बिना क्या करता है? जैसे आपने अभी देखा होगा कोरोना काल में कि जो भी आपके बड़े बड़े मॉल होते हैं या फिर जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर कोरोना काल में क्या किया जाता है? सबका टेम्परेचर यहाँ पर सिर पर ऐसे कुछ लगाया जाता है, लगाते नहीं है, दूर रखते हैं उसको, और उसी से द्वारा क्या किया जाता है? टेम्परेचर नोट किया जाता है। तो ये इस प्रकार की जो है कि बिना संपर्क में आए पत्ती का टेम्परेचर ज्ञात करने का यंत्र इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है। पत्ती का तापमान नोट करने के लिए काम में लिया जाता है ये। और यहाँ पर बिना संपर्क के, मुख्य बात क्या है इसकी? बिना संपर्क के। अब यहाँ पर यदि हम पत्ती का टेम्परेचर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख सकते हो कि जो खरीफ फसलें हैं उनके लिए औसत तापमान, खरीफ फसलों के लिए औसत टेम्परेचर या इष्टतम तापमान कितना होता है? 30 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम बात करें रबी की फसलों की, रबी की फसलों का टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ पर औसत टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन आ गए हैं। 30 डिग्री और 37 डिग्री को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, 25 डिग्री और 30 डिग्री को क्या करना है? आपको फ़ारेनहाइट में बदल के बताना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि 30 डिग्री का फ़ारेनहाइट में क्या होगा और 37 डिग्री का फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 25 डिग्री का फ़ारेनहाइट में क्या होगा, कितना मान होगा, और 30 डिग्री का कितना मान होगा। तो यहाँ पर रबी की फसलों के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इष्टतम तापमान माना जाता है, और खरीफ फसलों के लिए कितना माना जाता है? यहाँ पर 30 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 4-5 क्या है? आपके तापमापी है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो आपकी जो फसलें हैं उसमें जैसे न्यूनतम तापमान हो गया, तापमान हो गया, और न्यून तापमान के कारण क्या होती है? फसलों में कुछ नुकसान होता है। तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दो चीजें होती है इसमें, एक होता है चिलिंग टेम्परेचर या तापमान, चिलिंग टेम्परेचर क्या होता है, और एक होता है पाला पड़ना। चिलिंग टेम्परेचर होता है एक, और एक होता है आपका पाला पड़ना। ठीक है, यहां पर देखो आप क्या क्या होता है। देखो, एक होता है आपका, देखो, न्यूनतम ताप के कारण, न्यूनतम ताप के कारण, न्यूनतम ताप के कारण होने वाली क्षति, फसलों को होने वाली क्षति। ठीक है, ये क्या हो गई? न्यून ताप के कारण फसलों को होने वाली क्षति है। और यहां पर देखते हैं कि पहला है चिलिंग टेम्परेचर, चिलिंग टेम्परेचर या तापमान कह सकते हो। चिलिंग तापमान होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है वो चिलिंग टेम्परेचर कहलाता है। इसके बाद में जो दूसरा आता है इसका अधिक तापमान, इस न्यूनतम तापमान के कारण होने वाली, और दूसरा होता है फ्रीजिंग या पाला पड़ना। फ्रीजिंग मतलब जमना, बर्फ, या पाला पड़ना। अब पाला पड़ना क्या होता है कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पाला पड़ना। क्या कहलाता है? पाला पड़ना। और यहाँ पर पाले से बचाव के लिए आपको पता ही होगा कि सिंचाई की जाती है। कब की जाती है सिंचाई? जिस रात पाला पड़ने वाला होता है उस रात हम क्या करते हैं? हल्की हल्की सिंचाई कर देते हैं फसल के अंदर। तो उससे क्या होता है? शाम के समय सिंचाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम पादप में जल की आपूर्ति करवाते हैं वैसे ही उपापचय क्रियाएं बढ़ जाती है। और उपापचय क्रियाओं के बढ़ने के कारण क्या होता है? वो पादप क्या करता है? उपापचय क्रियाओं के कारण एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी के कारण क्या होता है? आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, सिंचाई करके। दूसरा, धुआं करके, वायुरोधी वृक्ष लगाकर। अब आपके सामने यहां पर समस्या आती है कि वायुरोधी धुआं करके, धुआं किस दिशा में करनी है आपको? कि शाम के लगभग जब दिन ढलने लगता है, गोधूली बेला होती है, मतलब अंधेरा होने लगता है, थोड़ा उजाला रहता है, थोड़ा अंधेरा, उस समय आप क्या करो कि आपका जो खेत है, इस खेत का ये तो उत्तर दिशा हो गई, ये उत्तर हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये दक्षिण हो गई।
तो इस दिशा में उत्तर और पश्चिम दिशा में क्या करना है आपको, यहाँ पर घास को जला देना है। घास को जलाएंगे, जलाना नहीं है वैसे, धुआं करना है आपको। जैसे मान लो, जैसे आप लोग क्या कहते हो, थोड़ा सा आग लग जाती है, उसके बाद में क्या होता है, उससे धुआं ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और आग कम निकलती है उससे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो धुआं करके कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाते हैं हमेशा, उत्तर और पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में क्या लगाते हैं, वायुरोधी वृक्ष से लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी हो गया, सिंचाई हो गया, धुआं हो गई, वायुरोधी वृक्ष हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार 0.1% H2SO4 अम्लों का राजा जो है H2SO4 का क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, और इसका प्रतिशत ध्यान रखना 0.1% मात्रा इसकी रखी जाती है। ये क्या करते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, आपकी फसलों की पाले से बचाव करते हैं। क्या करते हैं, पाले से बचाव करते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग तापमान बचाने के लिए ये हो गया, पाले से बचाने के उपाय हो गए, ठीक है। चलो उतार लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उतार लिया होगा आशा करता हूं। अब देखो यहां पर अब जैसे हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जैसे वायुमंडलीय दशाएं पढ़ी है हमने, ठीक है। बादलों का प्रकार, सॉरी बादलों का प्रकार रह गया अभी, बादलों का प्रकार पढ़ना है। तितरपंखी बादल कौन से होते हैं, ठीक है, इसके अंदर देखेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आपका टेम्परेचर पढ़ा है, तो हम वर्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, एक वर्षा का दिन कौन सा दिन कहलाता है, यदि एक दिन में, एक दिन का मतलब होता है 24 आवर्स, ध्यान रख लेना, या कोष्टक में लिख लेना घंटे, 24 घंटे, ठीक है। तो एक दिन में यदि 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक वर्षा हो जाती है, तो यहां पर इस दिन को क्या कहा जाता है, वर्षा वाला दिन माना जाता है। वर्षा वाला दिन माना जाता है। कौन से दिन को, कि यदि 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है एक दिन में, 24 घंटे में 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर इसे क्या माना जाता है, वर्षा वाला दिन माना जाता है। क्या माना जाता है रे, वर्षा वाला दिन माना जाता है। क्लियर है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब वर्षा की बात आ गई है, तो यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख सकते हो। नोट लगाने हैं 3, नोट लगाने कितने, 3। अब आप 2000 के लगाओ, 1000 के लगाओ, कितने के भी लगा सकते हो। अब देखो यहां पर जो आपका टेम्परेचर होता है, मतलब वर्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वर्षा होती है, तो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक वर्षा, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1000 mm, या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यदि भारत की औसत वार्षिक वर्षा देखें, भारत की औसत वार्षिक वर्षा, तो ये कितनी होती है, 1190 mm, या फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 119.0 mm, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, mm का सेंटीमीटर, ठीक है। 1190 mm। अब इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है रे, 575 mm, और या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 57.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको तीनों ही इकाइयां ध्यान रख, सॉरी दोनों इकाइयां ध्यान रखनी है।
विश्व की औसत वार्षिक वर्षा mm में भी और सेंटीमीटर में भी, mm और सेंटीमीटर दोनों में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1190 mm, 119 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 119 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और राजस्थान की देखी जाए तो राजस्थान की कितनी होती है? 575 mm या फिर 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। इसी के साथ यहाँ पर यदि हम बात करें कि विश्व, भारत और राजस्थान की काफी बार पूछी जा चुकी है औसत वार्षिक वर्षा, भारत की पूछी जा चुकी है, विश्व की अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा में, क्योंकि जब पेपर बार बार बनता है तो क्वेश्चन नहीं बचते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक दे रखा है जलवायु और मौसम, उसमें आपके ये साफ साफ टॉपिक आते हैं इसमें। तो विश्व की पूछी जा सकती है, भारत की पूछी जा सकती है और राजस्थान की पूछी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि आप, जैसे आपने देखा होगा कि ओस गिरती है, क्या गिरती है? ओस। तो ओस कैसे गिरती है? कुछ पता है आप लोगों को कि ओस कैसे गिरती है? देखो ओस क्या होती है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो वायुमंडलीय, जो एटमॉस्फेयर में वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के कारण वायु में क्या होता है? जल की मात्रा उपलब्ध होती है। और ये जल जब ठंडी सतह से टकराता है, किससे टकराता है? ठंडी सतह से टकराता है, तो ये बूंदों के रूप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जल की बूंदों के रूप में, जल की बूंदों के रूप में बदल जाता है। और ये बूंदें होती है, इन बूंदों को ही क्या कहते हैं? हम ओस कहते हैं भाई लोगों। क्या कहते हैं रे? ओस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ओस क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से जब ठंडी सतह से टकराती है और जल की बूंदों में बदल जाती है, तो ये क्या कहलाती है? ओस कहलाती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ओस ज्यादातर जो होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियों पर पाई जाती है। जैसे आप देखते हो, जैसे बहुत ज्यादा पाला पड़ता है तो उस समय तो आपको जगह जगह पानी की बूंदें मिल जाएगी, जगह जगह क्या हो जाएगी? आपको वहां पर क्या बोलते हैं, बर्फ मिल जाएगी जमी हुई, सूखी पत्तियों पर भी मिल जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर जो ओस होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियों पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडल होता है, वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती है? थोड़ी ठंडी होती है। फिर इसके अलावा भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पहले से नम होती है, मतलब जल की मात्रा वहां पर उपस्थित होती है, और जैसे हल्की फुल्की वहां पे ओस जमती है तो वो क्या हो जाती है? बूंद के रूप में आपको दिखाई देने लग जाती है। इस कारण से आपके पेड़ की जो पत्तियां होती है उन्हीं पर ओस ज्यादा दिखाई देती है। वो ठंडी सतह भी वही होती है, क्योंकि उसमें जल की मात्रा होती है, हवा के कारण वो ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यदि हम वर्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के बारे में सुना होगा आपने। किसके बारे में? से नोट डाउन कर लीजिए, नोट लगाकर आप। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, राजस्थान की कितनी है। ठीक है, देखो अभी बहुत लंबा सिलेबस है जेट का, बहुत ज़्यादा लंबा है, जिसका हम इतना जल्दी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम तक हो सके तो मेरा टारगेट रहेगा कि हम पूरा सिलेबस कर लें। इसके लिए मुझे कुछ और मेथड अपनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है। जो फसलें हैं उन्हें हम बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जो समझाने वाली चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं हम। अब देखते हैं वर्षा। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी ना, सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बीज हो गया आपका, खरपतवार हो गया, उर्वरक हो गया, पोषक तत्व हो गए, ये सारी चीज़ें जब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें याद हो जाएगी, तो इसके बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जैसे टेम्परेचर हो गया, अब टेम्परेचर मैंने बता दिया, खरीफ की फसलों का इष्टतम टेम्परेचर और इसका रबी का इष्टतम टेम्परेचर, तो आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आएगी, तापमान में, जलवायु में इसके अंदर दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम करेगी यहाँ पर। तो आप लगातार क्लास लेते रहिए और मज़े करते रहिए। देखो आज इंक खराब हो गई थोड़ी सी, तो हाथ के ऊपर गिर गई है, कोई बात नहीं, गिर गई तो ठीक है। अब देखते हैं कृत्रिम वर्षा। अब आप लोगों ने सुना होगा कृत्रिम वर्षा का नाम। कृत्रिम वर्षा कैसे करवाई जाती है? देखो, कृत्रिम वर्षा करवाने का दो तरीके होते हैं। यदि आपके पास गर्म बादल है, क्या है? गर्म बादलों के हिसाब से क्या करवाई जाती है? यहाँ पर वर्षा करवाई जाती है। यदि यहाँ पर आपके गर्म बादल है तो गर्म बादलों में यहाँ पर क्या किया जाता है? गर्म बादलों में NaCl
सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, अचानक से ठंडे रूप में बदलकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है और वर्षा होने लगती है। और यदि ठंडे बादल है तो वहां पर आपको क्या करना है, बादलों में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करना है, AgI का प्रयोग करते हैं, और इससे क्या होता है, उसकी जो पानी की बूंदें होती है वो भारी हो जाती है, और भारी होने के कारण क्या होती है, मृदा की सतह पर आके गिरती है, और इससे क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा इस प्रकार करवाई जाती है। इसके बाद में आता है, यदि हम वर्षा के बारे में पढ़ रहे हैं तो अम्लीय वर्षा। वर्षा लिखो रे, वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे होती है, जैसे अम्लीय वर्षा आपकी CO2 और प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, ये वायुमंडल में उपस्थित होती है, और इनकी अधिकता के कारण यहाँ पर SO2 जो गैस होती है, SO2 गैस ये किससे क्रिया करती है, जल से क्रिया करती है, H2SO4 बनाती है। क्या बनाती है, H2SO4। और H2SO4 क्या होता है, एक प्रकार का अम्ल होता है, और जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय। और ये वर्षा जब भूमि पर गिरती है तो ये क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है रे, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो यहाँ पर CO2 प्लस SO2 के कारण क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित होता है, जिसके कारण जब वर्षा होती है तो ये जल से क्रिया, क्योंकि वर्षा में तो क्या होता है, जल ही होता है, और जल से जब क्रिया करता है SO2 और H2O से H2SO4 बनाता है, H2SO4 अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, तो जब अम्लीय पानी नीचे की तरफ गिरता है वर्षा के रूप में, तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यदि हम यहाँ पर इसका लिखना चाहे, यहाँ पर pH मान, क्या लिखना चाहिए, pH मान लिखना चाहे तो यहाँ पर pH मान हो जाएगा 4.4 pH मान तक क्या होती है, ये अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, यहाँ मतलब जिन क्षेत्रों में ज़्यादा SO2 गैस पाई जाती है, और कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ पर SO2 गैस का प्रभाव होता है, इसी प्रकार से SO2 गैस के प्रभाव के कारण आम में ब्लैक टिप रोग भी उत्पन्न होता है। और वो कहाँ पर उत्पन्न होती है SO2 गैस वहाँ पर उत्पन्न होती है जहाँ पर ईंटों के भट्टे पाए जाते हैं। और ईंटों के भट्टे कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर आपके सरसों का जो चारा होता है उसमें वो जलाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, और सरसों के चारे में क्या होता है, तेल होता है, और साथ ही साथ जो तिलहनी फसल होने की वजह से इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो जलने लगती है, और जलने लगती है तो इसका मतलब SO2 गैस के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, और SO2 गैस जब जल से क्रिया करती है तो H2SO के रूप में नीचे की तरफ गिरने लगती है। बताओ भाई लोगों, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, और आ गया तो भी कमेंट करके बताइए। कमेंट तो आपको करना ही है। देखो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कम से कम कमेंट तो कर दिया करो। डेली क्लासेस दे रहे हैं आप लोगों को, अभी आप हंस रहे होंगे इस समय, क्योंकि सर बोलते हैं डेली क्लासें आ रही है, जबकि 2-4 दिन क्लासें आती है, फिर 1-2 दिन का लैप्स लग जाता है, और सोच रहे होंगे कि सर देख फेंकालॉजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेंकालॉजी। ठीक है, देखो इसके अंदर आपका अम्लीय वर्षा हो गई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन को तो आप जानते ही हो। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में जानते होंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जब जल को पत्तियों के द्वारा या पादप के किसी भी भाग से जल को उड़ाया जाता है वाष्प के रूप में, तो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन मापन का यंत्र होता है पोटोमीटर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और इसका जो मापन यंत्र है वो क्या है, पोटोमीटर है। क्या है, पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की मात्रा मापी जाती है। किसके द्वारा रे, पोटोमीटर के द्वारा। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपके जो मानसून है, मानसून किस प्रकार का है, कैसे अटैक करता है, कैसे आता है। ठीक है, मानसून के बारे में वाष्पोत्सर्जन को जो मापन यंत्र है वो क्या है, पोटोमीटर है। ये देखो, ये यंत्र याद करते रहना, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट यंत्र के बारे में पूछ लिया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन का यंत्र कौन सा होता है, वाष्पोत्सर्जन मापन का यंत्र कौन सा है निम्न में से, तो क्या हो जाएगा, पोटोमीटर। ठीक है,
अब देखते हैं मानसून। अभी मानसून का समय चल रहा है, मान और ये आपका सून, मान और ये आपका क्या हो गया, शून। देखो मानसून है, मानसून जो शब्द है वो आपका अरबी भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया रे? अरबी भाषा से लिया गया है। और अरबी भाषा का कौन सा शब्द है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मानसून अरबी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? चलो जल्दी करो। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं। मौसम शब्द से लिया गया है, मौसम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? मौसम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया रे? मौसम शब्द से लिया गया है। और मौसम शब्द का मतलब होता है मानसून। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, ये चीज आपको आ गई होगी। अब जो मानसून होता है ये 2 भागों में बटा होता है। मानसून कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। देखो 2 भाग कौन कौन से? आपने सुना होगा कि ये तो बंगाल की खाड़ी से आया मानसून है, ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मानसूनों के नाम सुने होंगे। तो एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक होता है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। एक होता है कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। और एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। यहाँ पर जितनी वर्षा होती है उसका 75% भाग इसी मानसून से होता है। लगभग यहाँ पर 25% वर्षा इस भाग से होती है, इस मानसून से होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अंदर जो ये दे रखा है मानसून, इसके अंदर यदि हम देखें तो ये जो भारत में है 1 जून को आपके प्रवेश कर जाता है, 1 जून को प्रवेश करता है ये मानसून। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं होती है। इसकी कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है इसकी। एक तो अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की शाखा और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो यहां पर 2 तरह से होती है। 80% वर्षा इस अरब सागर से होती है और लगभग 20% वार्षिक वर्षा जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए मानसून से होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर 25% मानसून किससे होती है, सॉरी वर्षा किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और यहाँ पर इसे चक्रवाती मानसून भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चक्रवाती मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, इसे चक्रवाती मानसून भी कह सकते हो इसको। ठीक है, मतलब आंधी तूफान इसके द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये मानसून आपका किस प्रकार कार्य करता है? आपकी अधिकतर जो वर्षा होती है वो सारे के सारे इसी के माध्यम से होती है। कौन सा? आपका उत्तरी पूर्वी मानसून से 25% होती है। और आपका जो दूसरा शाखा है या फिर मानसून है उसका नाम क्या है रे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक है, इसके बाद में चलता है एक पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, विक्षोभ जो है वो आपका इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। मतलब जो मानसून हमारे ऊपर से गुजरकर आगे चला जाता है वो लौटकर वापस आता है। मतलब क्या होता है, उस समय तक हमारे यहाँ पर सर्दी बढ़ जाती है और सर्दी बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, वायुदाब कम होने लगता है, सॉरी वायुदाब क्या होने बढ़ने लगता है। इसी के साथ यहाँ से वायु क्या होती है, समुद्र की ओर गति करने लगती है। और समुद्र की ओर गति करती है, समुद्र में क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है। इस वजह से वहाँ पर समुद्र में तापमान सेम बना रहता है, इसलिए यहाँ पर सर्दी वहाँ पर गर्मी हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मानसून वापस उस समुद्र की ओर जाने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वो जो मानसून आगे चला गया था वो रुककर वापस पीछे आता है।
और वापस पीछे आता है तो उस समय क्या होता है आपका जनवरी फरवरी आ जाता है या दिसंबर जनवरी का माह आ जाता है, दिसंबर से लेकर फरवरी तक, दिसंबर से लेकर ये शीतकालीन समय होता है और दिसंबर से लेकर फरवरी तक क्या होता है यहाँ पर वर्षा होती है। और ये जो वर्षा होती है दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है, जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि मावट है तो मावट कौन सी है, जो दिसंबर जनवरी में या जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी मावट कहलाती है। अधिकतर जो वर्षा होती है वो जनवरी में होती है। कब होती है, जनवरी में। और ये कौन से, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्पन्न होती है। और इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मौसम का पूर्वानुमान है, मौसम का पूर्वानुमान है वो किस प्रकार लगाया जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान होता है, देखो एक होता है आपका लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। इसके बाद में मध्यम अवधि, मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान। और इसके बाद में दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लघु अवधि है वो है 1 से 2 दिन का जो समय का पूर्वानुमान लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 से 10 दिन का समय, मतलब 2 से अधिक दिन का और 2 से 3 से 10 दिन का जो समय होता है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मध्यम अवधि पूर्वानुमान कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दीर्घ अवधि का है 10 दिन से अधिक, 10 दिन से अधिक का जो समय का पूर्वानुमान लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 1 से 2 दिन का और मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान 3 से 10 दिन का और दीर्घ अवधि जो पूर्वानुमान होता है वो 10 दिन से अधिक का समय होता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप नोट लगाकर इसको लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। जो मैं यहाँ पे माउट वाला क्वेश्चन बताया ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। और ये जो मौसम शब्द है ये कौन से शब्द से लिया गया है, अरबी भाषा का जो शब्द है उससे लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आज की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, धन्यवाद। कल चर्चा करते हैं इसके बारे में।